नमस्कार, मैं हूं अनंत त्यागी। आपके अपने शो लोकतंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए ऐसी खबरें लेकर आए जो आपके लिए बेहद मायने रखती हैं, क्योंकि आप मायने रखते हैं। आज लोकतंत्र में आपके लिए दो बड़ी खबरें होंगी। पहली, क्या राम और राष्ट्रवाद के सहारे यूपी जीतेगी आम आदमी पार्टी? क्या कोई भी है जो जनता के मुद्दों की बात करेगा, बिजली की बात करे, पानी की बात करे, रोजगार की बात करे, महंगाई की बात करे? क्या इन मुद्दों पर कोई भी है जो चुनाव लड़ेगा? और आज की दूसरी बड़ी खबर, योगी वर्सेस अखिलेश, समर अभी शेष। यानी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर जो तंज कसा था, आज अखिलेश ने उनका जवाब दिया। यहां भी वार पलटवार चल रहा है, मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। इन दोनों खबरों को आपसे तफसील से दिखाएंगे, एक एक पहलू से आपको रूबरू करवाएंगे। साथ ही आज हमारे शो में मनीष सिसोदिया भी लाइव जुड़ेंगे। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत से पहले देखते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने नारा दिया, श्री रामचंद्र जी का लेकर आशीर्वाद, उठाएंगे तिरंगा, सिखाएंगे असली राष्ट्रवाद। संदेश साफ है, आम आदमी पार्टी बीजेपी को उसी के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरने का प्लान बना चुकी है। और अपने इसी प्लान को साकार करने के लिए आज आम आदमी पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली। आपकी ये तिरंगा यात्रा निकली श्री राम की नगरी अयोध्या में, वही अयोध्या जो बीजेपी की सियासी पिच भी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और सांसद संजय सिंह ने अयोध्या के गुलाब बाड़ी से गांधी पार्क तक की तिरंगा यात्रा निकाली। आपकी तिरंगा यात्रा में भारी भीड़ उमड़ी। आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा में पब्लिक का उत्साह भी दिखा है। ये तीन तस्वीरें आपको दिखाते हैं, 29 अगस्त की तस्वीर, 1 सितंबर की तस्वीर और 14 सितंबर की तस्वीर। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने 29 अगस्त को आगरा में पहली तिरंगा यात्रा निकाली थी। इसके बाद नोएडा में 1 सितंबर को तिरंगा यात्रा निकाली गई और अब 13 दिन बाद राम की नगरी अयोध्या में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ये तस्वीर आप देखिए और महसूस कीजिए कि तिरंगा यात्रा में लोगों का उत्साह क्या है और उत्तर प्रदेश की सियासी पिच पर क्या इस तिरंगा यात्रा के सहारे चुनावी समीकरणों को साधने में आम आदमी पार्टी कामयाब हो पाएगी। अब सवाल यह कि क्या आम आदमी पार्टी राम और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में चुनावी मैदान में उतरेगी? क्या यूपी बीजेपी की पिच पर उतरकर खेलेगी? क्योंकि ये दो ऐसे मुद्दे जहां बीजेपी का कोई तोड़ नहीं है। और इस वक्त मनीष सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। सवाल मेरा यह कि उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन को साधने के लिए फॉर्मूला क्या होगा आम आदमी पार्टी का? आम आदमी पार्टी की तो राजनीति काम पे है। दिल्ली में हमने काम करके दिखाया, दिल्ली में हमने स्कूल बना के दिखाए, हमने शिक्षा में ऐसे परिवर्तन किए जो 70-75 साल में नहीं हो पाए थे। मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, बिजली, पानी, रोजगार, दिल्ली में हमारे यही काम है और आम आदमी पार्टी इसीलिए बनी है। आज उत्तर प्रदेश को भी इसी की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश में जो पार्टी आती है वो कुछ बहाने मार के वो सारे काम नहीं करती जिसकी जनता को जरूरत है और अंत में जनता ठगी रह जाती है। तो आज बीजेपी की 4.5 साल की जो सरकार है उसने जितने वादे किए थे उन सब से वो पीछे हट गई है। अब चुनाव का वक्त आया है तो इधर उधर के नारेबाजी कर रही है लेकिन मुद्दों पे बात नहीं कर रही है। लेकिन एक बुनियादी फर्क जो मुझे नजर आ रहा है सर, दिल्ली की चुनावी प्रोग्रामिंग में और उत्तर प्रदेश की चुनावी प्रोग्रामिंग में, कि वहां अपने काम को लेकर के वोट मांगे। जनता के बीच में जो अव्यवस्थाएं थी उन अव्यवस्थाओं के द्वारा आपने सरकार को आईना दिखाया और लोगों से अपील की कि आप इस पार्टी को वोट दें। उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ राम के नाम पर नजर आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि आपने अयोध्या को चुना ही इसलिए क्योंकि जिस एक पिच पर जो बीजेपी का आधिपत्य समझा जाता था उसी को आप इंटरवीन कर पाए। देखिए, पहली बात तो ना राम खाली बीजेपी के हैं, बीजेपी वालों के भी हैं, कांग्रेस वालों के भी हैं, आप वालों के भी हैं, सबके राम हैं। दूसरा, अयोध्या भी सबकी है। तीसरा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज से 4 महीने पहले गया था कि जी स्कूल बनाए आपने जी। उन्होंने बड़े चौड़े होकर कहा आप हमारे स्कूल आके देखो। मैंने कहा जी मैं आ जाता हूं। जब मैं लखनऊ पहुंचा तो उन्होंने पुलिस का घेरा बना के मुझे स्कूल देखने से रोक दिया। बिल्कुल, तो स्कूल तो बनवाए नहीं, तो अब स्कूल पे उनसे क्या बात करेंगे?
तो सर आपका आगे का विजन क्या है उत्तर प्रदेश में? अगर आप ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, चिकित्सा व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, इसके लिए फॉर्मूला आपका क्या होगा, रोड मैप क्या होगा? देखिए, फॉर्मूला, आज मैं अयोध्या में बैठा हूं इस वक्त जब आपसे बात कर रहा हूं, और ये राम की जन्मभूमि है जी। मुझे लगता है भगवान राम से भी अगर कोई ये प्रेरणा ले कि उन्होंने जो आदर्श दिए, उन्होंने जो राम राज्य की परिकल्पना पे मतलब इस सारी दुनिया को दी, अगर थोड़ा सा भी उससे प्रेरणा ले ली जाए तो बहुत काम हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि बात तो राम की करेंगे लेकिन खड़े बलात्कारियों के साथ होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि बात तो राम की करेंगे लेकिन मिड डे मील से लेके बच्चों के स्कूल के बस्ते तक में कमीशन खा जाएंगे, करोड़ों के घोटाले कर देंगे। इससे नहीं हो सकता। आप बात राम की करेंगे, हम भी राम की बात करेंगे, आइए फिर मिलकर स्कूल बनवाते हैं ना। आप बात करते हैं, आइए मिलकर बात करते हैं ना, अस्पताल कैसे बनेंगे अच्छे उत्तर प्रदेश के। जी, लेकिन सर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैं सवाल पूछूंगा आपसे ये कि उत्तर प्रदेश का चुनावी इतिहास रहा है कि जातिगत और धर्मगत राजनीति को यहां प्रोत्साहन मिला है, और जिसने उन समीकरणों को साध लिया वो चुनाव में कामयाब हुआ। ऐसे बीच में अगर सिर्फ आप काम की बात करेंगे तो लगता है कि लोगों का विश्वास जीत पाएंगे? आज तक उत्तर प्रदेश के लोगों के पास में विकल्प ही नहीं था। एक पार्टी आती थी, वो कहती थी इस धर्म के नाम पे वोट दे दो, दूसरी आती थी कहती थी इस धर्म के नाम पे दे दो, तीसरी आती थी कहती थी इस जाति के नाम पे दे दो। काम के नाम पर वोट मांगने के लिए और इस डंके की चोट पे कहते हुए कि हम काम कर रहे हैं और काम करेंगे, हम प्योर स्कूल पे वोट मांग रहे हैं, हम अस्पताल पे वोट मांग रहे हैं, हम किसान पे वोट मांग रहे हैं, हम महिला सुरक्षा पे वोट मांग रहे हैं, हमको इस पर मांगना है। और आज उत्तर प्रदेश की जनता के पास विकल्प है। जब नहीं था तो जनता जाति और धर्म के हिसाब से चूज कर सकती थी, करती थी, लेकिन आज जब विकल्प है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता खड़ी होगी इस विकल्प के साथ, जैसे दिल्ली में हुआ। लेकिन मनीष सिसोदिया जी, कुछ वक्त पहले जो गणेश पूजन की तस्वीर दिल्ली से सामने आई, जिसमें कि खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल थे, और आज की अयोध्या यात्रा, श्री राम के दर्शन, हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करना, क्या इससे संदेश लोगों के बीच में नहीं जाएगा कि सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर आम आदमी पार्टी भी है? देखिए, मुझे नहीं पता आप सॉफ्ट किसको कहते हैं और हार्ड किसको कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है मेरा हिंदुत्व हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देना है। मेरा हिंदुत्व यह है कि हर बच्चे को, हर परिवार को अच्छे अस्पताल मिलें, हर महिला को सुरक्षा मिले, हर किसान को फसल का दाम मिले, नौजवानों को रोजगार मिले, उस पर फ्रॉड ना हो, कोई राजनीतिक पार्टी बलात्कारियों के साथ ना खड़ी हो। अगर कोई बलात्कारी कोई घटना हो जाए, आज उत्तर प्रदेश में 6, 8, 10 साल की बच्चियों की बलात्कार की खबरें रोजाना अखबार में पढ़ने को मिल रही हैं, और उत्तर प्रदेश की सरकार बलात्कारियों के साथ खड़ी पाई जाती है। और बलात्कारियों को बचाने के लिए रात को 2 बजे मीडिया को अनदेखा करके, परिवार को अनदेखा करके उसके अंतिम संस्कार कर दिया जाता है बलात्कार पीड़िता का। यहां उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार खड़ी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की सरकार और आम आदमी अपने आप में, अरविंद केजरीवाल जी की जो राजनीति दिल्ली में लोगों ने देखी है, उसका बहुत चर्चा है उत्तर प्रदेश में। लेकिन सर 25 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है, दिल्ली के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा वो आबादी है। इतनी आबादी के लिए प्लान करना, इतनी आबादी को टारगेट करना, उनके बीच के मुद्दे ढूंढना, क्योंकि स्वस्थ राजनीति का परिचायक सिर्फ ये है कि अगर आप लोगों से उनकी बुनियादी सुविधाओं की बात करते हैं, आप साफ हवा की बात कीजिए, साफ पानी की बात कीजिए, शिक्षा व्यवस्था की बात कीजिए, चिकित्सा व्यवस्था की बात कीजिए, बेहतर स्वास्थ्य की बात कीजिए, तो लोगों के साथ आप सीधा भला उनका कर पाएंगे। क्या इन्हीं मुद्दों को लेकर के आम आदमी पार्टी आएगी? यूपी में कुछ और भी होगा? बिल्कुल यही मुद्दे हैं और यही जरूरत है उत्तर प्रदेश के लोगों की, यही जरूरत है। उत्तर प्रदेश के लोग 4.5 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था हम उत्तर प्रदेश को गुंडा राज से मुक्ति दिलाएंगे। आज उत्तर प्रदेश में सरेआम गोली मार दी जाती है पुलिस और अधिकारियों की मौजूदगी में। आज उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? आज उत्तर प्रदेश में महिलाओं को और बच्चों को पकड़ के जेल में ठूंसा जा रहा है और गुंडे खुले घूम रहे हैं। ऐसे थोड़ी गुंडा राज से मुक्ति होती है। लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगा सर कि एक ऐसे प्रदेश में, वापस सवाल को रिफ्रेश करके पूछ रहा हूं, कि आज की तारीख में जब असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे थे अयोध्या में, उन्होंने कहा था कि जब 11% यादव मिलकर के यादव मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो 19% मुसलमान मिलकर के क्या 19 MLA तय नहीं कर सकते? तो जब बाकी दल इसी दिशा में राजनीतिक बयार बहाने के लिए तैयार हो, तो आम आदमी पार्टी कैसे स्टैंड आउट करेगी? यही तो देखना है। दिल्ली में भी हमसे लोग यही कहते थे, आज उत्तर प्रदेश में भी यही कह रहे हैं। और दिल्ली में जब लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुनना शुरू किया तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को भूल गए। और हमें पूरी उम्मीद है, देखिए, जो धर्म की बात करता है, जिसको लगता है कि देश में हमें धर्म के नाम पे लोगों को भड़का के राजनीति करनी है, करें, खूब करें,
लेकिन हम कह रहे हैं कि धर्म को प्रेरणा मानिए, अपने धर्म को, जो भी जिसका धर्म है, और उसके धर्म में किसी के धर्म से नफरत करना नहीं सिखाया जाता, बल्कि ये सिखाया जाता है कि अगर राजनीति में करने का मौका मिला है तो धर्म में देवताओं की कृपा से, भगवान की कृपा से आपको मौका मिला है तो फिर काम करिए। काम करिए कि लोगों, आज उत्तर प्रदेश में मैं बैठा हूं, आज के अखबार पढ़िए आप जी। फिरोजाबाद में एक पिता 70 किलोमीटर दूर से अपने बच्चे को लेके आया साइकिल पे बिठा के, बिल्कुल डेंगू हो गया था, जिला अस्पताल में उसको बेड नहीं मिला, वो वापस चला गया बच्चे को साइकिल पे बिठा के। और ऐसी खूब सारी खबरें आ रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल सोशल मीडिया में घूम रही हैं। फिर ये धर्म की बात करोगे और काम ऐसे करोगे, ऐसे नहीं चलेगा। धर्म की बात करो, काम इंसानों वाले करो, काम धर्म की प्रेरणा से लेके करो, अच्छा लगेगा। धर्म की बात लेके राक्षसों वाले काम करोगे, ऐसे कैसे चलेगा? तो क्या मनीष सिसोदिया जी, आगामी आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश की कर्मभूमि के तौर पर अयोध्या को माना जाए? हमारी कर्मभूमि तो सब जगह है। हम पंजाब भी जा रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश भी जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। अयोध्या से भी करेंगे, हमने आगरा से भी किया, हम नोएडा से भी कर रहे हैं, हम हर जगह से करेंगे, लखनऊ से भी करेंगे। तो इस चुनाव में सर आपका मुख्य प्रतिद्वंदी कौन होगा? आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी? आम आदमी पार्टी किसको मानती है, या बीजेपी? देखिए, ये सब एक ही जैसे काम राजनीति कर रहे हैं। कोई, मैंने आपसे पहले भी कहा कि कोई धर्म के नाम पे लोगों को भड़काना चाहता है, कोई जाति के नाम पे लोगों को भड़काना चाहता है। जाति और धर्म की सत्ताएं लोगों ने देख ली। इस बार लोग काम के लिए वोट देंगे और अपने बच्चों के लिए देंगे। लोगों को यह समझना है और समझ रहे हैं कि हमारा एक वोट अच्छे स्कूल खुलवा सकता है, हमारा एक वोट बिजली सस्ती करा सकता है। आज उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली मिल रही है, वोट से बिजली सस्ती होगी, ये विकल्प लोगों के पास में है और उत्तर प्रदेश के लोग तय करेंगे। अब अगर सभी लोग एक जैसे हैं सर, तो एक कुछ वक्त पहले की तस्वीर में याद दिलाना चाहूंगा, जब अखिलेश यादव से मुलाकात हुई थी संजय सिंह जी की। उस मुलाकात का जो मजमून था वो क्या था, उसकी वजह क्या थे? फिर देखिए, आप लोगों ने खूब कयास लगाए, हम तब भी कह रहे थे और हमने उसके बाद तुरंत साफ भी किया कि भाई आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब कयास लगाने वालों का काम है कयास लगाना, हमारा काम है वो जो हम कर रहे हैं। जी नहीं, कयास नहीं सर, इसलिए मैं मतलब सीधा आप ही से मैंने पूछा ये सवाल कि उस मुलाकात की वजह क्या थी, उस मुलाकात का निष्कर्ष भी क्या था? नहीं, मुलाकात में संजय भाई ने भी बताया था, भाई उनके जन्मदिन था, उस पर बधाई देने चले गए थे। लेकिन अब उस पर लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए। हमने कहा ठीक है, लगाते रहिए कयास, अल्टीमेटली जो हमारा जो डिसीजन होगा वो हम अनाउंस करेंगे एक समय पे आके। हमने कर दिया वो सारे क्या कयास। किसी पार्टी के साथ गठबंधन का इरादा है उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का? नहीं जी, आम आदमी पार्टी अनाउंस कर चुकी है कि हम सभी सीटों पर अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह की राजनीति हम करना चाह रहे हैं इत्तेफाक से, इस तरह की राजनीति कोई पार्टी कर नहीं रही है, करती नहीं दिख रही है। उम्मीदवारों का चयन किस आधार पर होगा सर? आम आदमी पार्टी में जैसे होता है भाई, हम 3C देखते हैं कि उसके ऊपर वो क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, वो करप्ट नहीं होना चाहिए, वो कैरेक्टरलेस नहीं होना चाहिए। बाकी आप उत्तर प्रदेश के बीच से निकल के आएंगे लोग, उत्तर प्रदेश के बीच से नए उम्मीदवार निकलेंगे। जी, चुनाव से पहले आपने गठबंधन से इनकार कर दिया सर। आपने कहा कि 403 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। क्या चुनाव के बाद, नतीजों के बाद किसी गठबंधन की संभावना बन सकती है, या हालात को देख करके फैसला लिया जाएगा? चुनाव होने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। मतलब इनकार नहीं है गठबंधन से सर, ये समझा जाए क्या? अभी हाँ भी नहीं है। अच्छा, हाँ भी नहीं है, ठीक है। अगर ना भी नहीं है सर, तो कोई प्रेफरेंस लिस्ट क्या मनीष सिसोदिया के पास या आम आदमी पार्टी के पास है कि किस प्रेफरेंस में पार्टी रहेंगे अगर गठबंधन की नौबत आती है? तो देखिए, अब ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, ये सब आप करते रहिए। हाँ। चुनाव तक करते रहिए, चुनाव के बाद में जैसे पहले से कयास लगा रहे थे, इसके साथ जाओगे कि उसके साथ जाओगे, ऐसे करोगे कि वैसे करोगे। हाँ। समय आने पे हमने अनाउंस कर दिया कि भाई हम तो ऐसे कर रहे हैं, हमारा मन तो ऐसे करने का है जी। तो वैसे ही समय आने पे हम बता देंगे। ठीक है सर। मैं एक और जानना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी अलग अलग राज्यों में इस वक्त अपने एक्सपेंशन को लेकर के बहुत सक्रिय है। पंजाब गए, गोवा गए, उत्तराखंड में दस्तक आप दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में उतर चुके हैं। इसके बाद अब अगला पड़ाव कहां का होगा? अभी फिलहाल तो पार्टी का पूरा फोकस इन्हीं चारों राज्यों पर है।
सर, एक हालिया आज ही की तस्वीर के ऊपर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। आज अलीगढ़ में एक कई योजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया प्रधानमंत्री मोदी ने, और मंच पर मौजूद थे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी भी। उन्होंने कहा कि योगी सरकार को वो 100 में से 100 नंबर देते हैं। इस वक्तव्य को आप कैसे देखते हैं? और अगर रेटिंग की बात आती है तो मनीष सिसोदिया या आम आदमी पार्टी मौजूदा उत्तर प्रदेश की सरकार को कितने नंबर देती है? देखिए, मनीष सिसोदिया कौन है रेटिंग करने वाला? अभी तो आने वाले समय में जनता रेटिंग करेगी। और मीडिया की खबरों को मैं देखूं या उत्तर प्रदेश के हालात को देखूं तो लोग जानते हैं कोरोना के समय पे 8 लाख का सिलेंडर 22 लाख रुपए में खरीदा गया। सरेआम लोगों को मैंने बताया गोली मारी जा रही है, यहाँ पे किडनैप हो जा रहे हैं लोग। साथ साथ में जो मिड डे मील का पैसा, एक पत्रकार ने आवाज़ उठाई कि मिड डे मील का पैसा चोरी हो रहा है। उस पत्रकार को 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया क्योंकि उसने खबर दे दी थी कि मिड डे मील का पैसा सरकार चोरी करके बच्चों को केवल नमक रोटी खिला रही है, मिड डे मील नहीं दे रही है। उस पत्रकार को 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। तो ऐसी सरकार को अगर मोदी जी नंबर 1 दे रहे हैं तो फिर मोदी जी के नंबर 1 की परिभाषा हम खुद समझ सकते हैं क्या है। एक सवाल मैं जानना चाहूंगा सर, ये कि दिल्ली के अंदर देखा गया कि ब्यूरोक्रेसी के साथ बहुत कोई मजबूत एक सुलझी हुई जो रिलेशनशिप है सरकार की वो नहीं रही है। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी तो और उलझी हुई बताई जाती है। कहा जाता है कि यहाँ की सरकार जो आता है सरकार में वो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल कर ले तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, रास्ते आसान हो जाते हैं। उसके लिए क्या प्लान है आपका? देखिए, ब्यूरोक्रेट्स तो हमारे बीच से निकलते हैं। जैसे नेता हम लोगों के बीच से जनता से निकलते हैं, वैसे ब्यूरोक्रेट्स भी निकलते हैं, हमारे परिवारों से आते हैं, एक दूसरे के आसपास के परिवारों से। मुझे लगता है दिल्ली में एक अलग तरीके की स्थिति इसलिए है क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स का ट्रांसफर पोस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट डील करती है जी। और दिल्ली सरकार को उनसे काम कराना होता है। वैसे में एक पेक्युलर सिचुएशन है जो कि बाकी किसी राज्य में नहीं है। और ये भी कमाल देखिए कि दिल्ली में ऐसे हालात होते हुए भी अरविंद केजरीवाल जी की इमेज आज पूरे देश में कैसे मुख्यमंत्री के रूप में बनी हुई है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन सब में देश में सबसे आगे एक मुख्यमंत्री हैं। जी, आपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया। सर, यूपी के लिए फेस कौन होगा? वो भी आपको समय पे बताएंगे। क्या मनीष सिसोदिया फेस हो सकते हैं सर, क्या या संजय सिंह फेस हो सकते हैं क्या? नहीं, मनीष सिसोदिया तो नहीं हो सकते, पर कौन होंगे वो आपको समय पे बताएंगे। टीवी इंटरव्यू में तो कम से कम डिसाइड नहीं हो सकता है ये। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष सिसोदिया जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो मनीष सिसोदिया का आप सुन रहे थे। उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद आम आदमी पार्टी का हो चुका है और ये कहा जा रहा है राजनीतिक हलकों में कि अयोध्या को एक कर्म भूमि के तौर पर चुना गया है। वो साफ कहते हैं काम के बल पर वोट मांगेंगे, जनता क्या तय करेगी ये भी आपको समझना होगा। अयोध्या दरअसल इस वक्त यूपी चुनाव का एपिसेंटर बना हुआ है। कल राम जन्मभूमि पर पूजा अर्चना की गई, हनुमानगढ़ी में बजरंग बली का आशीर्वाद दिया गया और आज अयोध्या में ही तिरंगा यात्रा निकाली गई। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने भी अयोध्या से ही अपने चुनाव अभियान का बिगुल फूंका था। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल भी 3 सितंबर को अयोध्या गए थे। योगी आदित्यनाथ भी 25 जुलाई को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का जायजा लेने के लिए गए थे। और आपको याद होगा कि बीएसपी की तरफ से भी उनके बड़े नेता अयोध्या जा चुके हैं। मंदिर का क्या काम? अभी तक तो ये टोपी लगाकर और बाबर के पसधर थे, बाबरी मस्जिद के पसधर थे। आज मुझको लगता है कि मोदी जी ने सभी विपक्षी को एक कर दिया, हिंदुत्व पर लाके खड़ा कर दिया। आप देखिए, हर व्यक्ति जो एक दिन विरोध करता था, आज हर व्यक्ति को कोई पार्टी अछूता नहीं रहा। दिल्ली के जेएनयू में जब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह का नारा लगता था तो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में खड़े थे। और संजय सिंह जो ये पिक्चर देखने वालों का जो है तो टिकट ब्लैकमेल करते थे, इनके पास में इतनी जो है तो पैसा कहाँ से आ गया? ये लोग जो है जनता को मूर्ख बना करके और ये सिर्फ जो है वोट बैंक की जो राजनीति कर रहे हैं, जनता सब समझदार हो गई है। अयोध्या आए हैं, अयोध्या में तो नास्तिक आस्तिक दोनों आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान राम से इनका कोई नाता नहीं है। ये केवल मात्र लोगों को बरगलाने के लिए यहाँ पर घूम रहे हैं। मनीष सिसोदिया हो या संजय सिंह जी हो, कोई भी हो, इनका राम जी से कोई नाता नहीं है।
तो मनीष सिसोदिया और संजय सिंह अयोध्या दौरे के दौरान ये कह रहे हैं कि हम काम के बूते वोट मांगेंगे, धर्म को लेकर के, जातियों को लेकर के कोई राजनीति नहीं करेंगे। उनका कहना है कि हम अच्छे स्कूल देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। लेकिन इन दावों के ठीक उलट अयोध्या का जो संत समाज है वो फिलहाल तो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वो साफ कह रहे हैं कि लोग राम के नाम का सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। और सिर्फ यही क्यों, सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता अयोध्या में मत्था तो टेक ही रहे हैं, साथ ही साथ प्रभु प्रेम में भी विलीन है। योगी आदित्यनाथ 25 जुलाई को अयोध्या दौरे पर गए थे। उनके बाद राहुल गांधी की बात करते हैं तो वो 9 सितंबर को माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए। प्रियंका गांधी 12 सितंबर को रायबरेली में हनुमान मंदिर गई। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह 13 सितंबर को राम जन्मभूमि पूजा में शामिल हुए। 13 सितंबर को ही हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। मायावती ने 7 सितंबर को मंच से हर हर के नारे लगाए। ये हालात है उत्तर प्रदेश में। इसलिए हमारा सवाल भी था मनीष सिसोदिया से कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिपाटी इस बात की गवाह रही है कि अगर आप धर्म की, अगर आप जाति की बात करते हैं और लोगों के जहन तक उसको उतारने में कामयाब हो जाते हैं तो सत्ता की कुर्सी आपसे बहुत दूर नहीं रहती। ऐसे वक्त में जहां मौजूदा राजनीतिक पार्टियां धर्म की और जातियों की प्राथमिकता के आधार पर ही अगर उम्मीदवारों का सिलेक्शन कर रही हूं, तो क्या आम आदमी पार्टी सिर्फ अच्छे काम के नारे के बूते उत्तर प्रदेश में सफलता पा सकेगी? और सवाल यह भी कि अब से पहले जो गणेश चतुर्दशी के दौरान की जो तस्वीरें अरविंद केजरीवाल के सामने आई थी और संजय सिंह और मनीष सिसोदिया का ये अयोध्या दौरा, क्यों ना इसको इस पैमाने पर आंका जाए कि यहां भी हिंदुत्व की राजनीति करने की कोशिश है। उत्तर प्रदेश में सियासी पारा हर दिन बढ़ता जा रहा है। आज लखनऊ में अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और योगी सरकार को निशाने पर लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी का सफाया होने वाला है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। यूपी के वोटर चाहते हैं कि प्रदेश में फिर समाजवादी पार्टी आए। अखिलेश यादव ने सीएम योगी की पिछली बातों का जवाब दिया और कहा कि बीजेपी का जाना तय और इसीलिए सीएम योगी की भाषा बदल गई है। पहले सुनाते हैं आपको कि सीएम योगी की बातों पर किस तरह से अखिलेश यादव ने जवाब दिया। राशन मिल रहा होगा ना आप लोगों को? राशन मिल रहा है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है और इसीलिए सरकार के मुखिया की भाषा बदल गई है। इनकी भाषा इसीलिए बदल गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, खुशहाली चाहती है। जिस तरीके से काम समाजवादी सरकार में हो रहे थे उन कामों को दोबारा चाहती है। आज किसान हो, व्यापारी हो, नौजवान हो, हर वर्ग के लोग दुखी हैं सरकार से। उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव के लिए कई मुद्दे हैं। पहले कोरोना का कहर दिखा और अब फ्लू की वजह से लगातार बच्चों की जान जा रही है। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में ऐसे मुद्दों पर बात हो रही है जिनका असल मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। ये देखिए आप, उत्तर प्रदेश में असल में मुद्दे क्या हैं, क्या मुद्दे होने चाहिए और अभी किन मुद्दों पर नेता बात कर रहे हैं, ये दोनों चीजें दिखा रहे हैं। मुद्दा होना चाहिए फ्लू, मुद्दा होना चाहिए कोरोना, लेकिन बात किन मुद्दों पर हो रही है? बात हो रही है अब्बाजान को लेकर, बात हो रही है तालिबान को लेकर के। मुद्दा होना चाहिए फ्लू का, लेकिन बात होती तालिबान पर। बात होनी चाहिए कोरोना की, लेकिन बात होती है अब्बाजान पर। अब ये आम जनता को तय करना है कि आपको किस मुद्दे के ऊपर बात करने वाला नेता चुन करके विधानसभा में भेजना है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचाना है। ये दोनों मुद्दे लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। बात होनी चाहिए महंगाई की। उत्तर प्रदेश में चुनाव में बात होती है जाति की। उत्तर प्रदेश में किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए? बात होनी चाहिए शिक्षा को लेकर के, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपसे वोट किस बूते मांगा जाता है? वंशवाद के नाम पर। यह फर्क आपको पहचाना होगा। बात होनी चाहिए बिजली की, बात होनी चाहिए साफ पानी की, लेकिन मुद्दों पर बात क्या होती है? ध्रुवीकरण की बात होती है। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश की कहानी नहीं है, ये भारत की राजनीतिक परिपाटी को इसी तरीके से उसी आकार में लेकर के आ गया है कि जो बुनियादी मुद्दे हैं उनसे आप दूर रहें
और जो सिर्फ हवाई मुद्दे हैं जिनसे आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होने वाला, उनके ऊपर आप उलझे रहे। हमारे सहयोगी आदर्श हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदर्श, सबसे पहले बताइए कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के जो आरोप रहे थे, अखिलेश यादव ने किस तरीके से जवाब दिया उनका? देखिए, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उन बयानों पर जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे उन्होंने जवाब दिया है, और उन्होंने साफ तौर पर अब्बा जान शब्द का जिक्र तो नहीं किया है, लेकिन ये जरूर कहा है कि देखिए, हमारे पास मुद्दे थे, हम मुद्दों पर बात करते थे, लेकिन अभी सरकार के पास कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा कि अब सरकार और खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोट किया, उन्होंने कहा कि वो हताशा में है, निराश है, और इसीलिए इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। आज बड़े स्तर पर कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग से लेकर तमाम बातें वो कर रहे थे, और इसी दौरान उन्होंने बातों में ये भी कहा कि इस तरीके से कुशीनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपजान शब्द का प्रयोग किया था। बिल्कुल, लेकिन राजनीति उन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द आदर्श उत्तर प्रदेश में फिलहाल भी घूमती हुई नजर आ रही है। जिन शब्दों के ऊपर हम कह रहे हैं, जिन बातों के ऊपर हम कहते हैं कि मुद्दे क्या होने चाहिए और किन मुद्दों को स्थान नहीं मिलना चाहिए। मुझे बताइए आदर्श कि उत्तर प्रदेश में नई दस्तक आम आदमी पार्टी की भी है। आम आदमी पार्टी की जो तिरंगा यात्रा रही, जो उनकी तस्वीरें सामने संजय सिंह की, मनीष सिसोदिया की आरती करते हुए, श्री राम के दर्शन करते हुए, उसके ऊपर पब्लिक ओपिनियन क्या है, लोगों के बीच में प्रतिक्रियाएं क्या है? देखिए, पब्लिक ओपिनियन साफ है, और एक वक्त था पब्लिक का ये कहना है कि जब अयोध्या की बात करने से भी लोग डरते थे, साफ तौर पर ये पब्लिक का कहना है, और ये भी कह रहे थे कि देखिए, अयोध्या की बात जब भी कोई नेता या राजनीतिक दल, खासतौर पर बीजेपी किया करती थी, तो दूसरे तमाम जो राजनीतिक दल थे वो उन्हें घेरा करते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया है जहां पर सभी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, सभी राजनीतिक दल अयोध्या और खासतौर पर श्री राम का जो मंदिर बन रहा है उस इलाके के आसपास का भ्रमण कर रहे हैं, वहां से अपनी राजनीति शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे में पब्लिक को ओपिनियन बेहद साफ है, और मैं आपको बता दूं कि चूंकि इसका पूरा श्रेय कहीं न कहीं बीजेपी अपने खाते में देना चाहती है, राम मंदिर से जुड़ा हुआ, ऐसे में पब्लिक को भी ये कहीं न कहीं लगता है कि जो राम मंदिर से जुड़ी हुई पहल है, अयोध्या से जुड़ी हुई पहल है, वो बीजेपी की है, और ऐसे में जो दूसरी पार्टियां हैं वो बीजेपी के उसी रास्ते पर चल रही हैं जिस पर कुछ चाहती थी कि दूसरी पार्टियां चलें, और वैसा हो भी रहा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका हम तो जुड़ने के लिए आदर्श, और ये पूरी जानकारी उत्तर प्रदेश की हालिया राजनीतिक डेवलपमेंट को लेकर बताने के लिए। अब बात गुजरात की, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या क्या बदलाव मौजूदा वक्त में हो रहे हैं। आप ज्यादा मत कीजिए, सिर्फ ध्यान रखिए कि आजकल की रैलियों में या जनसभाओं में कौन सा नेता क्या बातें कर रहा है और किन बात को लेकर के फोकस है, क्योंकि याद रखिए, आपकी जरूरत है साफ पानी, आपकी जरूरत है साफ हवा, आपकी जरूरत है बच्चों को बेहतर शिक्षा, आपकी जरूरत है बेहतर चिकित्सा सुविधाएं। इन तमाम जरूरतों के ऊपर अगर कोई काम नहीं कर रहा, अगर कोई बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा, तो याद रखिए वो कम से कम आपके काम की बात नहीं कर रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले बताते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरें। जल प्रलय की गुजरात के राजकोट में लगातार और मूसलाधार बारिश के बाद हालात बेहद खराब हो चले। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, सड़कों पर पानी है, और हालात इतनी तेजी से खराब हुए हैं कि अब हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। इन 4 तस्वीरों को आप देखिए और एक साथ देखिए। ये गुजरात के राजकोट की तस्वीरें हैं। कहीं लोगों का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है, तो कहीं कार पानी में डूब गई। सिर्फ कार ही नहीं, लोगों के घर भी पानी में डूब गए हैं। कार के बहने की तस्वीर आप देख रहे हैं। पानी कितना ज्यादा है, सड़क पर कार पानी में बहने लगी। और चौथी तस्वीर में आप देख रहे हैं जिसमें लोग रस्सी के सहारे सड़क पार करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से राजकोट में लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं, या कहिए कि तकरीबन बाढ़ वहां आ चुकी है। लोगों को विस्थापित करना पड़ रहा है, हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करना पड़ रहा है लोगों को। राजकोट की तस्वीर आप देखिए जहां पानी में लगभग डूबी हुई गाड़ी चल रही है, लेकिन उसी राजकोट की तस्वीर आप वो भी देखिए जहां पर गाड़ी खड़ी हुई थी और खड़ी हुई गाड़ी पानी के तेज बहाव में बहती जा रही है। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। ये पहली तस्वीर देखिए जहां हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। राजकोट में घर से लेकर के सड़क तक सिर्फ और सिर्फ पानी है। लोगों को विस्थापित करना पड़ रहा है ताकि सामान्य जीवन वो जी सकें, क्योंकि जितना स्तर पानी का बढ़ चुका है राजकोट और आसपास के इलाकों में, उतने में वहां रहना
आम लोगों के लिए संभव नहीं है। मवेशियों तक को वहां से विस्थापित करना पड़ रहा है और इसी के चलते एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमें लगी हुई हैं। पंजाब और राजस्थान से एनडीआरएफ की 5 और टीमों को गुजरात के लिए तत्काल रवाना किया गया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से गृहमंत्री अमित शाह की बातचीत हो जाने के बाद ये जूनागढ़ की तस्वीर आपको दिखा रहा है। हेलीकॉप्टर से जहां रेस्क्यू किया जा रहा है, ये तस्वीर आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि हालात कितने भयावह हो चुके हैं। ये ठीक उसी जगह की, उसी के पास की दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पानी में लगभग आधी से ज्यादा गाड़ी डूब चुकी है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उसको साफ जगह पर ले जाया जाए जहां पानी कम से कम ना हो, लेकिन आसपास ऐसी कोई जगह नजर नहीं आ रही है। गाड़ी खराब ना हो इसलिए उसको वहां से ले जाने की कोशिश की गई थी, लेकिन गाड़ी को हिला तक नहीं पाए। पानी का बहाव इतना तेज, पानी का स्तर इतना बढ़ा हुआ था वहां पर। अब आपको इसके अलावा ये तस्वीर दिखाते हैं, पानी का बहाव कितना तेज आप देखिए। सफेद रंग की गाड़ी खड़ी हुई है, लोग उसको चार रोकने के लिए खड़े हैं, लेकिन इसी पानी के बहाव में गाड़ी आपको बहती हुई दिखेगी। और इसके ठीक पीछे आप दाईं तरफ दिखाएंगे तो 2 गाड़ियां आपको पानी के बहाव में बहती हुई दिखेंगी। इसके ठीक पीछे तीसरी गाड़ी जो जूनागढ़ में लगातार पिछले 36 घंटों से हो रही बारिश, नदियों के बढ़ते हुए जलस्तर के बाद पानी का बहाव कितना तेज हुआ बताने के लिए काफी है कि कितनी गाड़ियां लगातार बहती जा रही हैं पानी के बहाव में। बहाव भी इतना तेज है, लोगों को खुद को बचाने के लिए जगह जगह रस्सियां बांधनी पड़ रही हैं ताकि लोग इस बहाव की चपेट में न आ जाएं। वो तस्वीरें भी दिखाएंगे आपको जहां पानी के आसपास सिर्फ चूंकि रस्सियां लटकी हुई थी जगह जगह पर, उसी की वजह से व्यक्ति की जान बच सकी, वरना वो भी इसी बहाव में इन गाड़ियों से और तेज बहते हुए निकल जाता। राजकोट जिले में नदियां उफान पर हैं। पिछले 36 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। अकेले राजकोट जिले से 250 लोगों को रेस्क्यू किया गया। सिर्फ राजकोट में बाढ़ और बारिश की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। राजकोट में नदियों के तेज बहाव की वजह से कई पुल टूट गए। पानी के चलते मुंजका रोड पर ब्रिज भी पानी के बहाव में टूट गया। आप ये देखिए, उफनती हुई नदी का बहाव आप देखिए। इस पानी की गर्जना भी आपको सुनाएंगे हम। ये तस्वीरें आप देखिए, पानी के तेज बहाव के चलते एक पुल टूट गया है। पानी के तेज बहाव के चलते नदियां अपने खतरे के निशान से कहीं ऊपर बह रही हैं। पहले तल पर जितने मकान हैं उनको खाली करना पड़ रहा है क्योंकि वहां पर आधे से ज्यादा की ऊंचाई तक पानी भर चुका है। पुल टूट चुके हैं। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं और आप फर्ज कीजिए, अंदाजा लगाइए कि वहां जो लोग रह रहे हैं वो किस तरीके से अपनी जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहे होंगे, किस तरीके से खुद को सुरक्षित रखे होंगे। वहां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें हालांकि तत्परता से लगातार काम कर रही हैं। कोशिश की जा रही है कि लोगों को बचाया जा सके। अकेले राजकोट से 250 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया और सिर्फ राजकोट ही नहीं, जूनागढ़ में भी बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। तेज बारिश की वजह से यहां शहर की सड़कें टूट चुकी हैं, सड़कों पर पानी भर चुका है, पानी जमा हो चुका है। जल जमाव की वजह से आने जाने वालों को बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ की वजह से यहां एक कार पानी में बह गई, जिसे आज क्रेन की मदद से नदी से बाहर निकाला गया और वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। सड़कें टूटी, सड़कों के पास जो बाउंड्री थी वो बाउंड्री टूटी। पानी का बहाव इतना तेज कि वहां खड़ी हुई एक गाड़ी उसी बहाव में बह करके नदी में गिर गई। अंततः क्रेन को बुलाना पड़ा उस गाड़ी को वहां से उठाने के लिए, उस गाड़ी को बाहर निकालने के लिए। जूनागढ़ और रायगढ़ दोनों जगहों पर इस वक्त रेड अलर्ट। और उत्तर प्रदेश और गुजरात के बाद अब बात राजधानी दिल्ली की, जहां कल एक जर्जर इमारत अचानक गिर जाती है। इमारत में दबकर 2 बच्चों की मौत हो गई। ऐसे में सवाल ये कि इन 2 मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन है? जब दिल्ली सरकार है, एमसीडी है, तो फिर इन जर्जर इमारतों को खाली क्यों नहीं करवाया जा रहा है? इन्हें गिराया क्यों नहीं जा रहा है? कौन जिम्मेदार है? यह समझने से पहले आपको दिल्ली के उसी मनकालगिरी इलाके में लिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि मौत की कितनी इमारतें वहां मौजूद हैं। राजधानी दिल्ली में सोमवार को जो बिल्डिंग गिरी उसमें 2 मासूमों की जान चली गई। उन मासूमों की जान के बाद अब यह समझने की बेहद जरूरत है कि ऐसे और हादसे दिल्ली में ना हो।
पर मलकागंज इलाके में ऐसे बहुत से आज भी घर हैं जिनकी हालत बेहद जर्जर है, जो कभी भी गिर सकते हैं। इसको एक नेचुरल डिजास्टर नहीं माना जाता है। अगर कोई बिल्डिंग इस तरह से गिरती है, ये एक ह्यूमन फॉल्ट है। आपको मैं उन घरों को दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि कैसी उनकी हालत है। अगर इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये कभी भी गिर सकता है। जो लगातार बारिश हो रही थी और उस बिल्डिंग में काम भी हो रहा था, उसके बाद से वो सोमवार को वो बिल्डिंग तो गिरी, लेकिन अब कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। जो आसपास जिनका घर है उनको घबराहट होती है। सर, क्या हालात है अभी इस बिल्डिंग की? अगर देखें तो ये खुद डर लगता है सर। ये बिल्डिंग जो है बिल्कुल ये अंदर से बिल्कुल खाली हुआ पड़ा है, बिल्कुल जर्जर है ये। बिल्कुल देखिए, तो अगर हम आपको उसकी इस वक्त हालात बताएं तो इन बिल्डिंग्स को देखें। कोई नहीं बोलेगा सर, देखिए आप। तो ये जो बिल्डिंग है, देखिए उस बिल्डिंग में हम आए हैं जिसकी हालत पहले से ही जर्जर है। ये यहाँ पर ये उसी मलकागंज इलाके की बिल्डिंग है जहाँ इसकी हालात आप देखिए। ये दीवारें आपको नजर आ जाएंगी इस वक्त यहाँ पर कि ये कभी भी टूट सकती हैं। तो शायद हाथ मारने से देखिए हमारे, और यहाँ इस घर में, इस तरीके के घर में लोग रह रहे हैं। आप सोचिए वो कितना खतरनाक है। आसपास फैमिलीज हैं, लगभग इस वार्ड में हजारों लोग रहते हैं और एक कमरा खाली है जो ज़्यादा टूट गया, उसको खाली कर दिया गया। लेकिन अभी भी इस घर में आप सोचिए कि किस तरह की जो बिल्डिंग्स हैं वो अभी भी यहाँ बनी हुई हैं। आसपास घर है लोगों का। ये इस जगह पे आप यहाँ सोचिए अभी भी लोग रह रहे हैं, जो फैमिलीज हैं वो रह रही हैं। किस तरह की इस बिल्डिंग की जो हालत हो चुकी है, जिसका जो दावा किया जाता है, देखा गया, सर्वे किया गया, नोटिस लगा दिया गया। आपने बाहर के गेट पे नोटिस लगाया, अंदर घर किराए पे चढ़ा हुआ है, उसका जवाब कौन देगा? उसके लिए जो मासूम बच्चों ने अपनी जान गंवाई, उसका जवाब कौन देगा? आज इस घर में जहां से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, उस घर में बच्चे हैं। अगर कल को कोई हादसा होता है तो तब क्या होगा? इसी बीच एक अहम खबर, जहां दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से हुई है। इन गिरफ्तार 6 आतंकियों में से 2 ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग हासिल की है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। इनमें से 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान में ट्रेनिंग हासिल की। हमारे सहयोगी अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, ये पूरा मॉड्यूल क्या है और इन 6 लोगों के बारे में क्या जानकारी फिलहाल मिली है? जी देखिए, पाकिस्तान द्वारा संचालित ये टेरर मॉड्यूल है जिसको दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से 2 आतंकियों के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो बाकायदा पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए थे। साथ ही साथ स्पेशल सेल के सूत्रों की माने तो एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। यूपी इलेक्शन से ठीक पहले इनके पास से भारी मात्रा में हथियार मिले हैं, बारूद मिले हैं और बताया ये भी जा रहा है कि आईईडी की बरामदगी हुई है। यानी साफ तौर पर एक बड़ी कामयाबी स्पेशल सेल की, जिसमें इन आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। काफ़ी समय से स्पेशल सेल की टीम जो है लगातार इस टेरर इनपुट पर काम कर रही थी। यूपी में कई जगहों पे छापेमारी की गई, प्रयागराज में इस बाबत छापेमारी की गई, जहां से स्पेशल सेल को कई कामयाबी मिली। साथ ही साथ महाराष्ट्र और दिल्ली से ये गिरफ्तारियां हुई हैं। स्पेशल सेल का साफ तौर पे यही कहना है कि बड़ी साजिश को ये लोग अंजाम देने की फिराक में थे और जिस तरीके से इनके पास से विस्फोटक मिले हैं उससे साफ तौर पे इनकी मंशा का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से ये एक साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। और यूपी इलेक्शन से ठीक पहले अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। थोड़ी देर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें स्पेशल सेल ये बताएगी कि किस तरीके से ये लोग किन किन साजिशों को अंजाम देने की फिराक में थे, कैसे यहाँ पर ये काम कर रहे थे। लेकिन सूत्रों का यही कहना है कि स्पेशल सेल की टीम जो है लगातार इनपुट पर काम कर रही थी। यूपी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र आप कर रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी देर में होगी दिल्ली पुलिस की? जी देखिए, थोड़ी देर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू होने वाली है। बताया जा रहा है कि 6:30 बजे का हालांकि समय दिया गया था, लेकिन थोड़ा लेट ज़रूर हुआ है। थोड़ी देर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक इसी जगह पे शुरू होने वाली है। तैयारियां जो हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं, जिसके बाद जो स्पेशल सीपी स्पेशल सेल हैं वो बताएंगे कि किस तरीके से ये मॉड्यूल जो है वो इंडिया में पहुँचा था, किस तरीके से वो काम कर रहा था और उनके निशाने पर कौन कौन लोग थे। क्योंकि जिस तरीके से ये बात सामने आ रही है कि यूपी इलेक्शन से पहले इनकी एक बड़ी साजिश को अंजाम देना था, ऐसे में एक बड़ी कामयाबी है स्पेशल सेल के लिए। और यही वजह है कि थोड़ी देर बाद ही इनके मंसूबों के बारे में पूरी तरीके से पता चल पाएगा। जी
बिल्कुल अनुज, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और जैसे इस मामले में कोई अपडेट आती है वापस आपके पास लौटेंगे और जानेंगे इस पूरे मॉड्यूल के बारे में दिल्ली पुलिस का कहना क्या है। और जो 2 आतंकी हैं जिन्होंने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली, क्या उनके तार यहां पर और गहरे हैं? यहां पर दिल्ली के अंदर कौन कौन उनके संपर्क में है या उनकी सहायता कर रहा है, ये पूरी अपडेट जानेंगे। अनुज मिश्रा लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से ये गिरफ्तारी की गई है। आतंकियों के पास से हथियार बरामद किए गए हैं, आतंकियों के पास से विस्फोटक बरामद किए गए हैं। और जिन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें से 2 लोगों ने पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग हासिल की है। और बताते हैं आपको कि देश की तरक्की में उत्तर प्रदेश की कितनी भागीदारी है। कल सुबह 10 बजे से टाइम्स ऑफ नव भारत पर देखना ना भूलिएगा नव भारत नव निर्माण मंच।